नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, स्वागत के साथ। देखिए, अब तो देश चुनाव के लिए तैयार है। अप्रैल और मई महीने में लोकसभा के चुनाव होंगे। लेकिन भाजपा जिस तरीके से तैयार दिखती है, वैसी स्थिति इंडिया अलायंस में नहीं है, जिसे इंडी अलायंस बीजेपी वाली कहते हैं। वहां तो अब भी सिर्फ फुटअव्वल है। 2 दिनों से ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार को रोक लिया जाएगा। उन्हें इंडिया अलायंस का कन्वीनर बना दिया जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरपर्सन बन जाएंगे। और इंडिया अलायंस की जो स्थिति है, उसमें यह भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के बगैर काम भी नहीं चलने वाला है। जो हिंदी पट्टी प्रदेश है, वहां नीतीश कुमार के बराबर का कोई चेहरा भी इनके पास नहीं है। लेकिन फिर से सारी बातें अटक गई और आज पटना में जेडीयू ने नया लाभ शुरू किया। नीतीश कुमार तो कुछ बोलते नहीं है, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आज जेडीयू के मंत्रियों ने और दूसरे नेताओं ने कि यदि नीतीश कुमार को कन्वेनर से भी आगे की बात, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, रत्नेश सदा ने कहा, बिहार सरकार के मंत्री ने, तो बीजेपी की जीत तय मानिए। आरजेडी के लोगों ने कहा, हमने कहां रोक रखा है, नीतीश कुमार सबसे काबिल है, बना दीजिए ना। तो देखिए, कोई फैसला तो हो नहीं रहा है। उधर दिख ही रहे, पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी कभी थी। ममता बनर्जी का रवैया देख ही रहे हैं। दिल्ली में देखा ही जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को पुलिस ने घेर रखा है। क्या होगा क्या पता नहीं। झारखंड में हेमंत सोरेन ईडी के दायरे में है ही, और बिहार में भी बिहार के डिप्टी सीएम आरजेडी के सर्वे सर्वा तो नहीं कहेंगे, नंबर 2 तेजस्वी यादव, वे भी ईडी के रडार पर है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस में कहां बात अटक जाती है, कहां बात फंस जाती है। अभी अभी खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी पंजाब में अकाली दल के साथ समझौता करने जा रही है, फिर से अकाली दल की वापसी हो रही है। तो ऐसे में इंडिया अलायंस जिंदा रह पाएगा या फिर बस बात हुई बंद कमरे में और सारी बातें खत्म, आप लड़ाई का रास्ता छोड़ देंगे? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये जितनी बातें आपने कही कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किल है, हेमंत सोरेन की मुश्किल है, तेजस्वी यादव मुश्किल में है, ममता बनर्जी का पूरा परिवार फंसा हुआ है, ये तमाम जो आप देख रहे हैं ईडी और सीबीआई केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्रवाई हो रही है, ये एक बड़ा जी। एडवांटेज देता है नीतीश कुमार को। हम्म। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर अभी तक भारतीय जनता पार्टी न तो करप्शन के आरोप लगा सकी है और न जो भाई भतीजावाद के जो आरोप लगाती है, परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगाती है, वो भी उनके ऊपर नहीं लगता है। तो ये एक जी। बड़ा एडवांटेज होता है नीतीश कुमार का, जिसकी वजह से उनकी एक खास जगह बनती है विपक्षी अलायंस में। और हम्म। सब लोगों ने देखा कि उनकी पहल पर ही ये सारी पार्टियां इकट्ठा हुई जून में, वो सारी उनकी पहल थी। जी। इसीलिए यही बात कांग्रेस की बैठक में कही थी शकील अहमद खान ने कि उन्होंने प्रयास करके सबको एकजुट किया है, तो उनको किसी तरह से रोकना चाहिए, उनको जाने नहीं देना चाहिए। तो ये आपने देखा कि फिर राहुल गांधी ने भी उनको फोन किया और बीच में ये भी चर्चा हुई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लालू यादव और नीतीश कुमार की मौजूदगी में इन तीनों की चर्चा होगी, सीट शेयरिंग की बात होगी और वर्चुअल मीटिंग। नीतीश कुमार को संयोजक का पद ऑफर किया जाएगा कि वो संयोजक बन जाए। जी। तो ये एक एडवांटेज है नीतीश कुमार का कि मजबूरी हो जाती है, जो भी विपक्षी गठबंधन बन रहा है या फॉर्मेशन उसका जो भी स्वरूप ले रहा है, उसमें एक मजबूरी हो जाती है कि नीतीश कुमार को आप पूछें, उनको आगे करें। और ये हम्म। खासतौर से हिंदी पट्टी में, बाकी तो दक्षिण की पार्टियां जो हैं वो हैं, पश्चिम में भी जो है हिंदी पट्टी का इलाका है जहां मुख्य लड़ाई होनी है। उस जी। मुख्य लड़ाई में अगर नीतीश कुमार ही एक चेहरा है, दूसरा कोई चेहरा नहीं है, मुलायम सिंह यादव नहीं है, अब रहे नहीं लालू यादव को चुनाव नहीं लड़ना है, और सबको पता है कि सोनिया और राहुल गांधी का चेहरा उस तरह से अपील नहीं कर रहा है हिंदी पट्टी में। दक्षिण में भले जो हो जाए या दूसरे एक दो राज्यों में हम्म। स्थिति हो, नीतीश कुमार उस कॉम्बिनेशन में सबसे फिट बैठते हैं। वो पिछड़ी जाति के हैं, लंबा उनको प्रशासनिक अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है लंबा, जेपी की के आंदोलन से निकले हैं, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, वंशवाद के आरोप नहीं है, तो वो एक चेहरा है जो बन सकते थे।
लेकिन अब दो चीजें ऐसी हो गई हैं, और इसी इन्हीं इन्हीं चीजों की वजह से, चूंकि नीतीश कुमार पर आकर के बात अटक गई है, इसी वजह से जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। जी। जो बाधा है वो बिहार की ही बाधा है। क्योंकि आप हम्म। एक बात तो सबको, अपने दर्शकों को बता दें कि कोई इंडिया का जो गठबंधन है उसमें ज्यादा पेच नहीं है, बहुत जगह पेच नहीं है, बहुत जगह से तो सीटें पहले से तय हैं ऑलरेडी, ये लोग साथ मिलकर लड़ते रहे हैं, तो वहां जी। कोई दिक्कत नहीं होनी है। दिक्कत एक दो स्टेट्स की है, और वो भी सीट शेयरिंग की दिक्कत है, मतलब सीट बंटवारे के अलावा कोई दिक्कत नहीं है उन स्टेट्स में। न कोई हम्म। वैचारिक बाधा है, न कोई आपस के हितों का टकराव है, कुछ नहीं है। बात सिर्फ बिहार में अटक रही है। जी। अगर बिहार का फैसला हो जाता है, नीति ये फैसला हो भी जाता है, ये हम्म। उसी वक्त जब ये सब फैसला होना था, आप याद करिए कि जब तीसरी बैठक होकर के आई थी वहां मुंबई में, जो तीसरी बैठक हुई थी सितंबर के पहले हफ्ते में, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में शुरू हो गए थे, कांग्रेस उन चुनाव में व्यस्त हो गई थी। उसी के थोड़े दिन के बाद, उसके बाद जो जाति गणना के आंकड़े आए, वो सब बिहार सरकार ने जारी किए। 2 अक्टूबर को जी। पहले जाति गणना के आंकड़े जारी किए गए, फिर नवंबर के पहले हफ्ते में विधानसभा का सत्र हुआ जिसमें सारी चीजें रखी गई। तो फोकस हम्म। पूरा अपोजिशन की पॉलिटिक्स का फोकस बिहार पर आ गया, और उसी जी। समय नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर के वो ऐतिहासिक गलती की। अब वो जी गलती बिल्कुल। उनसे हो गई जो उन्होंने रिप्रोडक्शन के बारे में, प्रजनन के बारे में जो जिस विस्तार से ग्राफिक्स डिटेल के बारे में समझाना शुरू कर दिया, वो बड़ा एम्बेरसिंग था, और एक तरह से हम्म। उनकी मानसिक सेहत, उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनकी समझदारी पर सवाल खड़े करने वाला था। ये वो चाहे कितना भी जी। उसको उपयोगी बताएं, वो एक चीज ऐसी थी जिससे संदेह खड़ा हो गया उनकी समझदारी के ऊपर, उनके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, उनके इंटेलिजेंस हम्म। के ऊपर। जी। आप अब एक साधारण समझ की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी बात कहने का एक मंच होता है, एक फोरम होता है, एक उस फोरम पर आप वो बात कहिए। अगर आप किसी जी। एक इंटेलेक्चुअल बहस में गए हैं जहां आपको प्रजनन के बारे में समझाना है, रिप्रोडक्शन के बारे में, वहां आप समझाइए तो फिर भी समझ में आती है बात। आप विधानसभा में, सदन में खड़े होकर के, और नेता है आप वहां की, आप ये बात करें, आप मुख्यमंत्री हैं, तो पहला संदेह वहां से पैदा हुआ। अब जी। उसके बाद वो संदेह बढ़ता गया कई तरह की खबरों से। कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो अलायंस के पार्टनर हैं, जिनको लग रहा था, जो नीतीश कुमार में एक रोशनी देख रहे थे कि उनके सहारे हम नरेंद्र मोदी को मात दे सकते हैं, उनके दिमाग में भी संदेह पैदा हुआ, और वो फिर सारी चीजें वहां ठहर गई। और उसके बाद एक चीज ऐसी हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने की जो बात हुई, उस उसके बाद दूसरा संदेह पैदा हुआ, जिस जी। पर हम लोग एक दिन और बात कर रहे थे कि जब जो एंटी बीजेपी स्टैंड लेकर के जिस तरह से ललन सिंह राजनीति कर रहे थे, उनको अचानक हटाना या उनका हट जाना, इस बात का संदेश था कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड बदल भी सकते हैं। हो सकता है कि बिल्कुल। ये उनके सिर्फ दबाव की राजनीति हो सकता है कि वो जो विपक्ष का गठबंधन है उसकी पार्टियों के ऊपर, खासतौर से कांग्रेस के ऊपर दबाव डालना चाहते हो, प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हो। लेकिन हम्म। इसने एक संदेह पैदा कर दिया, एक मैसेज बना, और उस मैसेज को किसी ने क्लियर करने की जरूरत नहीं समझी। शीर्ष लेवल पर उस मैसेज को, जो एक धारणा बनी कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी वापस एनडीए में जा सकते हैं, बीजेपी से अलायंस हो हम्म। सकता है, इस धारणा का खंडन करने की जरूरत अभी तक नहीं समझी गई है। आपको जी। ध्यान होगा कि उस दिन ये अरुण जेटली के जयंती के कार्यक्रम में जब गए प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उनसे पूछा गया कि हम्म। क्या आप एनडीए में जा सकते हैं, तो उन्होंने जवाब टाल दिया था, इस सवाल को टाल दिया था। बाकी सब पर वो जी। खुल के बोले थे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया था उन्होंने। और हम्म। फिर उनकी तरफ से जो बड़े नेता हैं, आप एक ललन सिंह को छोड़ दीजिए जो पहले से ये स्टैंड लिए हुए हैं, उनके साथ का कोई भी नेता हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, या विजय चौधरी हो, कोई इसका खंडन नहीं कर रहा है। कोई आगे आकर के ये खुल के नहीं कर रहा है कि अरे ये सब बकवास हो रही है, हम लोग एकजुट हैं, हम लोग इंडिया में हैं, आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, ये बातें नहीं कही जा रही। जी। कभी जुबान में कहीं प्रवक्ता कह दे, कहीं कोई दूसरा नेता कह दे, तो वो अलग बात है। आधिकारिक रूप हम्म। से जिस तरह से खंडन की उम्मीद की जा रही थी, उस तरह से इसका खंडन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संदेह फैलने दिया जा रहा है कि हम दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। आपने कहा ना कि इंडिया की जो बातचीत हुई और वो फिर कुछ आगे नहीं बढ़ा, जबकि कांग्रेस बीजेपी की तैयारी इतनी आगे बढ़ गई है, अब वो एक एक सीट पर उनके यहाँ बात हो रही है, कैंडिडेट तय किए जा रहे हैं, जो नए अलायंस नहीं बने हैं वो अलायंस फाइनल किए जा रहे हैं। और जी। इंडिया में ये बात आगे नहीं बढ़ी, उसका कारण, उसके दो मुख्य कारण ये है। पहला, नीतीश कुमार की समझदारी को लेकर के एक सवाल खड़ा हुआ, जो उन्होंने विधानसभा में भाषण दिया था, रिप्रोडक्शन को लेकर के, प्रजनन को लेकर के। और दूसरा, हम्म।
जो उन्होंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हटे और उसके बाद ये मैसेज बना कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में जा सकते हैं। इन दो जी कारणों से उनके ऊपर संदेह पैदा हो गया और उस दिन आप भी कह रहे थे ये बात कि अगर मान लीजिए कि उनको संयोजक बना दिया जाए नीतीश कुमार को और उसके बाद वो पाला बदल लें, उसके बाद वो उनकी पार्टी बीजेपी से बात करने लगे, तब सोचिए कितनी शर्मिंदगी होगी कि किस तरह का माहौल होगा अपोजिशन के अलायंस को लेकर के, इंडिया को लेकर के। फिर तो वो पूरी तरह से पंक्चर हो जाएगा। तो ये इस बिल्कुल। वजह से बहुत फूंक फूंक करके कदम उठा रही है कांग्रेस पार्टी और दूसरी अपोजिशन की पार्टी। अभी सिर्फ नीतीश कुमार और लालू यादव को आमने सामने करके और खड़गे की बात होने की चर्चा है। नहीं तो एक पूरी वर्चुअल मीटिंग प्लान हो गई थी कि वर्चुअल मीटिंग होगी, ऑनलाइन सारे सहयोगी दल जुटेंगे और सब तब बात होगी। उसको टाल दिया गया क्योंकि पहले इन दोनों से मामला निपटे, क्लियर हो कि इन दोनों की क्या स्थिति है, क्या स्टैंड है नीतीश कुमार का। और अभी आपको ध्यान होगा कि जो बैठक हुई थी 19 तारीख को, जो इंडिया की चौथी बैठक हुई दिल्ली में, उसमें तय हुआ जी, था कि 3 हफ्ते के भीतर सीट का बंटवारा फाइनल कर देना है। किसी ने तो 31 कुछ दिसंबर नहीं की हुआ। तारीख दी थी, लेकिन जो ऑफिशियल मामला था वो 3 हफ्ते का था। अब उस तीन हम्म। हफ्ते में 2 हफ्ते तो निकल गए, 2 हफ्ते तो जी। बीत भी गए और कहीं कोई बात भी शुरू नहीं हुई। जो कांग्रेस ने बिल्कुल। अपना एक नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है, जिसमें हम्म। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और ये रखे गए हैं। ये 5 लोगों की जो कमेटी है, उस कमेटी की भी कोई बैठक नहीं हुई। उस कमेटी ने भी अभी तय नहीं किया है कि क्या किस तरह से अलायंस बनाना है। तो अभी कांग्रेस ने अपने लेवल पर भी बात शुरू नहीं किया, फिर 3 हफ्ते में कैसे बात, अब 1 हफ्ते में क्या बात हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इस वजह से अटकी हुई हैं कि नीतीश कुमार का मामला उलझ गया है। नीतीश कुमार का क्या करे विपक्षी पार्टियां, क्या करे कांग्रेस पार्टी, ये फैसला नहीं हो पा रहा है। उनको अगर संयोजक बना दें और फिर वो कुछ उनके अनाप शनाप बयान आ जाए या उनकी पार्टी बीजेपी से बात करने लगे, फिर वो अलग एम्बेरसमेंट होगा। नहीं बनाते हैं तो कोई ऐसा चेहरा उत्तर भारत से आगे करने के लिए कौन है, कोई चेहरा नहीं है जिसको आगे करें, जो भले संयोजक न ठीक है बनाए या अजीत जी, आपकी प्रधानमंत्री बातों से दावेदार नहीं बनाए, आप लेकिन कोई हाँ एक चेहरा अजीत तो जी, दिखाना आपकी होगा। बातों से बिल्कुल, आपकी बातों से 3 बातें समझ में आती है। आपने स्पष्ट तौर पर कहा, देखिए कांग्रेस वहां पहुंच गई है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर हिंदी पट्टी प्रदेशों में वोट नहीं मिलते हैं। मतलब क्षेत्रीय छत्रप का जो प्रभाव होता है, अभी हमने देखा भी कि जहां भी ये चुनाव लड़ रहे थे, चाहे राजस्थान हो, अशोक गहलोत के काम के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार के काम के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। तो राहुल और सोनिया के सामने चुनौती है कि उनके नाम पर वोट नहीं दिए जा रहे हैं। भारत न्याय यात्रा का क्या प्रतिफल निकलेगा, यह देखने की बात होगी। दूसरी बात, नीतीश कुमार दबाव की राजनीति कर रहे हैं, मुझे बनाओ, चाहे परोक्ष या सीधे से। तो वे दोहरे नाव पर खड़े हैं। और तीसरी बात जो आपने कही कि नीतीश कुमार ईमानदारी की मिसाल तो है, और विपक्ष में अकेले ऐसा नेता दिखते हैं जिन्हें ईडी सीबीआई डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो इन तीनों परिस्थितियों में नीतीश कुमार के पक्ष में क्या जाता है, नीतीश कुमार के खिलाफ क्या जाता है। आज मैं सम्राट चौधरी के घर एक भोज में गया था, वहां भी भाजपा के कई नेताओं से मेरी बातें हुई। वे नीतीश कुमार को भाजपा के करीब मानते हैं, करीब आ रहे हैं, जुबान नहीं खोलेंगे, लेकिन शर्त वही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं। और आपने कहा ही कि जो इंडिया अलायंस है, वहां उन्हें नीतीश कुमार की जुबान से और नीतीश कुमार की चाहत से खतरा लग रहा है। तो इन बातों पर एक एक कर अपना अपना अभिमत दें। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अब हम लोग ने पहले एक दिन और चर्चा कर रही थी, तो हमने उस दिन कहा था कि अब नीतीश कुमार ने गेंद डाल दी है उन दूसरे लोगों के पाले में। अपना जी। दाव जो उनको चलना था वो दाव उन्होंने चल दिया है और गेंद हम्म। डाल दी है उन्होंने दूसरे लोगों के पाले में। अब उनको सोचना है, अब बीजेपी को हम्म। सोचना है, लालू यादव को सोचना है, कांग्रेस को सोचना है। नीतीश अपना दाव चल चुके। जी। उनकी कुर्सी के ऊपर जो इमीडिएट खतरा दिख रहा था, जो तात्कालिक दिख रहा था चुनौती की उनको मुख्यमंत्री पद से हटने को कह रही है आरजेडी, वो खतरा हम्म। अभी टल गया है। अब वो खतरा नहीं है। और उनके वोट का जो क्षरण हो रहा था, लगातार उनका वोट कम होता जा रहा था, उसको भी उन्होंने रोक दिया है। अपनी तरफ से उन्होंने मैसेज क्लियर कर दिया है कि अब जी। हम नेता हैं। तो जैसे नीतीश हम्म। कुमार नेता होते हैं ना, जैसे उनका चेहरा आता है, वैसे जो हम्म। अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित वंचित समुदाय हैं, महिलाएं हैं, उनका एक रुझान, एक झुकाव नीतीश कुमार उनकी पार्टी जेडीयू की तरफ हो जाता है। तो ये काम दोनों वो कर चुके हैं। उस दिन हम लोग इस पर डिस्कस जी। किए थे। अब वो दबाव की हम्म। राजनीति कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की एक सीट के लिए कैंडिडेट अनाउंस कर दिया।
जनता दल, वो अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटें, वहां कोई किसी का आधार नहीं है। जब एक बार कुछ लोग जीते भी थे, कुछ विधायक, लेकिन वो सब पाला बदल के चले गए थे बीजेपी में, नीतीश कुमार की जी पार्टी के जो विधायक जीते थे। वहां कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई होनी है बीजेपी से। लेकिन 2 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें एक सीट पर जेडीयू ने अपना कैंडिडेट, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको, गेगोंग को, उन्होंने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, जेडीयू ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। जी दूसरी, आपने दबाव की राजनीति उस दिन देखी थी जब, जिस दिन नीति यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें ये फूलपुर की सीट को लेकर के केसी त्यागी ने कहा कि वो मक्का मदीना है समाजवादियों की, और वहां कौन लड़ेगा ये नीतीश कुमार और अखिलेश यादव तय करेंगे। तो ये इस जी तरह की दबाव की राजनीति, एक आपने उस दिन भी एक हल्का आपने जिक्र किया था, और उसको बाद में लेकर के उस पर बहुत विवाद हुआ, जो ये खबर आई कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि हमको नीतीश कुमार ने कहा है सीतामढ़ी लड़िए। तो नहीं, कैंडिडेट नेशनल काउंसिल में कह दिया उन्होंने कि हाँ लड़ना है आपको। अली अशरफ फातमी के बारे में भी कह दिया कि आपको राज्यसभा भेजेंगे हम। मतलब संजय झा को उन्होंने टिकट दे दिया दरभंगा के लिए। ये नीतीश कुमार कैसे फैसला करें मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग पर बातें फाइनल नहीं हुई है, किसकी सीट कौन सी होगी। लेकिन नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं, टिकटों का ऐलान कर दे रहे हैं, और पहली बार हो रहा है कि सार्वजनिक तौर पर जब तो आप गठबंधन में। जी तो ये उनकी दबाव की राजनीति है, एक टैक्टिक्स है, वो जो अपने दबाव, अभी अब वो बैठ कर, अब वो कंफर्टेबल हो गए। बीच में वो बहुत अनकंफर्टेबल थे अपने अपने अपनी जी पोजीशन को लेकर के, अपने मतलब निकट भविष्य को लेकर के, अपनी पार्टी के वोट आधार को लेकर के, अब उस चिंता से वो मुक्त हो गए हैं। अब उनको लग रहा है कि या तो नीतीश, ये लालू यादव, तेजस्वी यादव हमको कंधे पर बिठाए रहेंगे, और नहीं तो जी भाजपा हमको कंधे पर बिठाएगी। ये अब वो इस भरोसे में है कि कोई ना कोई तो कंधे पर बिठाए रखेगा। अब ये जी भले वो कह के आए हों जेपी नड्डा साहब वहां की कि अब हम किसी को कंधे पर नहीं बिठाएंगे, लेकिन वो मजबूरी हो जाएगी कि वो उनको कंधे पर बिठाना पड़े नीतीश कुमार को। अगर वो नहीं बिठाने आते हैं तो फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव की मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को कंधे पर बिठाए रखें। तो ये जी पहली स्थिति, पहला काम तो उन्होंने अपने उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ललन सिंह को हटा करके, मतलब ललन सिंह की जगह खुद अध्यक्ष बन के, और ये स्थिति उन्होंने क्लियर कर दी है। अब कैंडिडेट अनाउंस करके वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि दोनों के, सबके ऊपर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वो ये शो कर रहे हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमको किसी की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, हमको जो लड़ना है सो हम लड़ेंगे, हमारे पास अपना वोट है। तो ये जी एक स्थिति तो अभी वो वहां खड़े हैं। आपने कहा कि उसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है, किस तरह से नीतीश कुमार को क्या फायदा है और क्या नुकसान है, जी ये भी तय करना अब दूसरे लोगों का काम है। अब इसमें नीतीश कुमार क्या तय करेंगे? वो तो चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, उनकी दो ही चाहत है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, और अभी लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव हो जाए। आपको जी पता है कि ये बात उन्होंने लालू यादव से भी कही, और लालू हम्म यादव ने इस बात से मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये वो लालू यादव क्यों अभी चाहेंगे, जब वो 80 सीट पर उनकी पार्टी बैठी हुई है, तो इस तरह का जोखिम लेना क्यों वो चाहेंगे? कि चुनाव में तो जोखिम भी है, सीटें कम भी हो सकती हैं, बढ़ने की बजाय कम भी हो सकती हैं। तो वो उन्होंने भी टाल दी। बीजेपी के पास ये शर्त है, रखी गई है, बीजेपी भी तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। सबकी सीटों का हिसाब गड़बड़ होगा। अगर अभी लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव लड़ने जाते हैं आप, तो जेडीयू के जितने भी विधायक जीते हुए हैं वो सब तो कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ ही लड़के जीते हैं, जी बिल्कुल और जो उनके एमपी जीते हैं वो भी कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ लड़के जीते हैं। फिर वहां हम्म तो सीटों का बंटवारा और ज्यादा खराब हो जाएगा। उसमें कैसे होगा सीटों का बंटवारा? भगदड़ हम्म मचेगी। तो उससे भी बचना है नीतीश कुमार को। अब आप देखिए कि क्या हुआ है उनके इस दांव से, जो उन्होंने 7 चुनाव लड़ने का जो दांव चला, उसका पहला जो फॉल आउट है, उसका पहला नतीजा ये है कि अब लालू यादव अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दीजिए, जो अभी तक चुप लालू होकर, यादव जोड़ लगा रहे हैं। हाँ, जी अभी अब वो तब जो चुप होकर के बैठे हुए थे कि जाने दीजिए, अब नीतीश कुमार खत्म हो रहे तो खत्म हो जाए, हमारे बेटा को आप हम्म मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। अब हम्म लालू यादव पैरवी कर रहे हैं कि इनको संयोजक बना दीजिए। उनको लग रहा है कि अगर इनको संयोजक बना देंगे और कहा जाएगा कि भाई आपके चेहरे पर देश भर में चुनाव लड़ना है, तो ये विधानसभा चुनाव की जिद छोड़ देंगे। अभी हम्म लालू यादव किसी हाल में विधानसभा चुनाव नहीं चाहते हैं। उनका है कि इसी विधानसभा में उनका बेटा जी मुख्यमंत्री हो जाए, इसकी उनको रियल चांसेस दिख रहे हैं, वास्तविक संभावना दिख रही है कि इस विधानसभा में किसी न किसी समय तेजस्वी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्योंकि जेडीयू को छोड़ करके भी उस दिन आपने भी गिना था, हमने भी गिना था कि 115-16 विधायक हो जाते हैं। 6-7 जी विधायक की जरूरत है, उसका कोई जुगाड़ हो सकता है। अभी 2 साल बाकी है विधानसभा का कार्यकाल, तो एक बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी। ये लालू यादव को इसका अंदाजा है, और इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि अभी विधानसभा का चुनाव हो। तो विधानसभा का चुनाव न हो, उसकी एक स्थिति ये बनती है कि
नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक हो जाएं और उनको कहा जाए कि भाई आप फूलपुर चल के लोकसभा चुनाव लड़िए और आप देश भर में प्रचार करिए, तो इसकी हम्म, वजह से डाइवर्ट हो जाएगा अटेंशन, फिर विधानसभा का चुनाव का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। जिस व्यक्ति को पूरे देश में अपोजिशन को चुनाव लड़ाना है वो थोड़े विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जिद करेगा। तो जी बिल्कुल। ये देखिए कितने होशियारी से उन्होंने एक दाव चला जिसका एक फायदा उनको ये दिख रहा है। हम्म, इसी में अगर अब दूसरा फायदा देखिए दूसरी तरफ से, चूंकि नीतीश कुमार का फायदा दोनों तरफ से देखना होगा हम लोगों को। नीतीश कुमार तो अभी बिल्कुल। ऐसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां एक तरफ का फायदा आप नहीं देख सकते, उनका दोनों तरफ का फायदा जी। देखना होगा। हम्म, तो दूसरी तरफ का फायदा ये है कि अगर लालू यादव पहले से ज्यादा मजबूती से नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं, ये मैसेज चला जाता है हम्म, कि लालू यादव अब अलग नहीं होने जा रहे हैं नीतीश कुमार से, तो बीजेपी को भी उनकी शर्तें मानने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। फिर बीजेपी भी उनकी शर्तों पर बात करने आएगी। जी अभी तो बिल्कुल। बीजेपी अपनी शर्त इसलिए थोप रही थी ना कि लालू यादव ने दबाव बनाया हुआ है कि आप हट जाइए। हम्म, अगर लालू यादव का दबाव हट जाए कि आप मत हटिए, मुख्यमंत्री आप रहिए और खाली इतनी कृपा करिए कि मई में विधानसभा चुनाव की बात मत करिए, तब तो बीजेपी की मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी को बिल्कुल हर बिल्कुल। हाल में अपनी जो सीटें हैं वो बचानी है या उनको बढ़ानी है सीटें लोकसभा की। जी असली चिंता अभी बीजेपी की तो प्राथमिक चिंता लोकसभा चुनाव की है ना। विधानसभा बिल्कुल। चुनाव में एक राज्य में सरकार बनाने की बीजेपी को कोई जल्दी नहीं है, कोई चिंता नहीं, उसको है कि बन जाएगी सरकार हमारी। लोकसभा जीत हम्म, करके फिर 300 सीट ले आकर के, और अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद बीजेपी को जो चाहेगी बीजेपी सो कर लेगी। तो उस समय तक के लिए बीजेपी नीतीश कुमार से उनकी शर्तों पर बातचीत कर सकती है। उनको कह सकती है कि आप मुख्यमंत्री बने रहिए और ये कुछ कम सीटें, पिछली बार आपको 17 दी थी, उससे कुछ कम सीटें लेकर के आप चुनाव लड़ जाइए, उसके बाद हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीच का एक रास्ता निकालने की बीजेपी भी कोशिश करेगी। तो ये नीतीश कुमार का फायदा है। अभी जो स्थिति उन्होंने क्रिएट की है, जो बनाई है अपने अध्यक्ष बन करके, हम्म, जो उन्होंने मैसेज किया है, उससे एक दबाव हट गया और दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता खुल गया है कि इधर का दबाव, इधर अब आराम से वो चैन से मुख्यमंत्री बने रहेंगे और दूसरी तरफ अपनी शर्तों पर बात कर सकते हैं। ये उनको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। जी, सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन एक बात तो और भी है ना, देखिए जो बातें मनोज झा कह रहे हैं और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने भी उधर इशारा किया कि यदि ये दोनों सलामत रहते हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी, तो फिर जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, मनोज झा ने तो तारीख मुकर्रर कर दी कि 22 जनवरी के पहले सीबीआई, ईडी इन सब की एंट्री बिहार में होगी। झारखंड में हो ही चुकी है, दिल्ली में हो ही रही है। तो बिहार में उथल-पुथल कराने को क्या केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जा सकती है? और जो तेजस्वी यादव पर तलवार लटक रही है ईडी की, कल उन्हें पेश भी होना है, उनकी विदेश यात्रा भी अब जाते हैं नहीं जाती हैं देखने की बात होगी। तो ऐसे में जो बातें हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर नीतीश कुमार को एक मौका दिया जा सकता है, बहाना दिया जा सकता है, इस बात की उम्मीद तो आज भी कायम है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये इस बात की उम्मीद आज भी कायम है और ये पिछली बार भी देखिए आप, पिछली बार भी भ्रष्टाचार के मसले पर ही नीतीश कुमार छोड़ करके गए थे आरजेडी जी। को। और हुँ, अगर अब ये होता है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी अगर गिरफ्तार करती है रेलवे में जमीन के बदले में नौकरी के मामले में तेजस्वी यादव को, तो फिर हम लोगों ने जी। पहले चर्चा किया था कि वो फिर लंबे समय के लिए अब जेल जाएँगे। मतलब जमानत नहीं हो रही है आजकल, किसी को आप देखिए किसी की जमानत नहीं हो रही है इस और मामले इस में। बार तो दिल्ली जाना होगा, बिहार में भी नहीं रहेंगे, झारखंड में भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल, दिल्ली जाना होगा, दिल्ली की जेल में रहना जी। होगा और वहाँ फिर लंबे समय तक जेल में रहना होगा। तो ये हुँ, एक समस्या होगी आरजेडी के साथ। लेकिन उसमें भी देखिए अब टेक्निकल अगर कानूनी और तकनीकी स्थिति आप देखें, तो ये सब होने के बाद भी तेजस्वी यादव को इस्तीफा करने की जरूरत नहीं होगी। ये कहीं कानून जी। में नहीं लिखा हुआ है कि आप गिरफ्तार हो गए तो आप उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। वो नहीं भी दे सकते हैं इस्तीफा। उप हुँ, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो भी एक मंत्री होता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। उसका दर्जा जैसे कई फर्स्ट मंत्रियों ने जेल जाने के बावजूद नहीं दिया। नहीं दिया। तो उसी तरह से जी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो होता है उसको फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स कहते हैं, वो समानों में प्रथम होता हुँ, है, जो परिभाषा होती है। जी। वो भी एक कैबिनेट हुँ, मिनिस्टर होता है, लेकिन तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स में उसका दर्जा पहला होता है। तो वो जी। नहीं करेगा इस्तीफा तो आप जबरदस्ती इस्तीफा नहीं ले सकते हैं। हुँ, उसका इस्तीफा ये कारण नहीं होता है कि इस्तीफा दे दीजिए। आपने देखा कि कोई 1 साल तक सत्येंद्र जैन को अरविंद केजरीवाल ने मंत्री बनाए रखा था, वो तिहाड़ जेल में बंद थे और उनका जी। मंत्रालय दूसरे लोगों को दे दिया गया था, दूसरे दूसरे मंत्री को दे दिया गया था। हम सब लोगों ने देखा अभी सेंथिल बालाजी को स्टालिन ने कई महीनों तक मंत्री बनाए रखा। नवाब हुँ, मलिक और वहाँ एक और दूसरे जो मिनिस्टर थे अनिल देशमुख, उनको
मंत्री बनाए रखा था, ये जो महाराष्ट्र में पिछली सरकार थी महागठ में, उसकी जो महाविकास अघाड़ी की, दो मंत्री जेल में थे और मंत्री थे, बंगाल में भी हुआ। तो वो नहीं दे सकते हैं इस्तीफा। अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है लालू यादव और नीतीश कुमार का, अगर नीतीश कुमार की शर्तों पर सब काम हो रहा है और चाहे तो नीतीश कुमार उसके बावजूद भी रह सकते हैं, उनका इस्तीफा नहीं लेंगे, उनकी पार्टी के किसी आदमी को उनका विभाग दे दिया जाएगा, वो कहेंगे किसी और को मंत्री बना, उप मुख्यमंत्री बनाना, तो भी बना दिया जाएगा, उसके बाद भी वो साथ में रह सकते हैं। ये अगर इस तरह से दबाव बनाना चाहे कि बीजेपी की केंद्रीय एजेंसी तेजस्वी पर कार्रवाई कर दे और उसकी वजह से नीतीश कुमार झुक जाए, तो ये नहीं होगा। उसके बाद भी नीतीश कुमार की शर्त पर बात होगी, तभी बात होगी, तभी बात होगी। हाँ, ये नहीं हो सकता है ना कि अब नीतीश कुमार उससे डरेंगे नहीं। नीतीश कुमार को एक वो कन्वीनियंट रूट होता है निकल जाने का, एक आसान रास्ता होता है कि उस रास्ते से वो निकल जाए। अगर वो नहीं निकलना चाहेंगे तो आप जबरदस्ती उनको नहीं निकाल सकते हैं, इस वजह से कि उनको अरेस्ट गए, तेजस्वी अरेस्ट हो गए। इसकी वजह से नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। जब दबाव आता है नीतीश, जो हम लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला आया तो नीतीश कुमार छोड़ दिए, तो वो नीतीश कुमार की मर्जी होती है कि अब हमको भ्रष्टाचार के मसले पर छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ेंगे वो। तो बीजेपी के सामने, बीजेपी के जो बार्गेनिंग चिप है, जिसको मोल भाव का की जो हैसियत है, वो नीतीश कुमार की अभी भी है, और वो बीजेपी को उनकी शर्तों पर बात करनी होगी। सिर्फ एजेंसी की कार्रवाई कर देने से नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएंगे, ये नहीं होगा। अगर बात बन जाती है, नीतीश कुमार और बीजेपी की बातचीत हो जाती है, सीटों के तालमेल की बात हो जाती है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वगैरह की सारी बातें हो जाती हैं, और तब अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई हमको निकलने का एक बहाना चाहिए है, कन्वीनियंट एक रूट अवेलेबल कराइए, और तब गिरफ्तारी होती है तो आसानी से निकल जाएंगे, तब अलग चीज है। अगर बात नहीं होती, नीतीश कुमार से सहमति नहीं बनती है बीजेपी की, तो कोई भी कार्रवाई कर लीजिए तेजस्वी यादव पर, नीतीश कुमार नहीं झुक जाएंगे, नीतीश कुमार नहीं डर जाएंगे उससे। ठीक है, नीतीश कुमार नहीं डर जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं बीजेपी की तैयारी भी, खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं, देखिए 22 जनवरी को रामलला पधारने वाले हैं अयोध्या में, लेकिन इसी जनवरी महीने में 3 यात्राएं प्रधानमंत्री बिहार में करेंगे। और अमित शाह की तैयारी, आपने जो बात कही कि एक एक सीट की तैयारी कर रही है बीजेपी, कहा यह जा रहा है कि नालंदा और मधेपुरा 2 ऐसी सीटें हैं जहां जीत बीजेपी को दिलाने की जिम्मेदारी स्वयं अमित शाह ने उठा ली है। आपको पता है नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, जो नीतीश चाहते हैं वही होता है, कुर्मिस्तान भी कहा जाता है, और मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। जब नीतीश कुमार होते हैं साथ में तो वहां एनडीए की जीत होती है, जेडीयू कैंडिडेट की, और जब नीतीश कुमार वहां नहीं होते हैं साथ में तो बीजेपी वहां हार जाती है। बीजेपी ने चुनाव भी एक ही लड़ा है, तो ये तैयारियां भी बीजेपी की पैरेलल है। यदि नीतीश कुमार नहीं आए तो उन्हें पता है कि बिहार की कई लोकसभा सीटें हैं जहां बहुत कठिन चुनौतियां होगी। यदि यह इंडिया अलायंस सही सलामत रहा, सीटों का बंटवारा ठीक तरीके से हो गया, तो इस तैयारी पर नरेंद्र मोदी 3 बार बिहार आने वाले हैं जनवरी महीने में, ऐसी खबरें हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अगर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ रहते हैं, मतलब बात अगर इधर ही बन जाती है और बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तें नहीं मानती है, उधर बात बीजेपी के साथ वो नहीं जाते हैं, तो लड़ाई बहुत कठिन होगी। बीजेपी के लिए कोई केक वाक नहीं होने वाला है, और बीजेपी इस बात को समझ रही है, तभी बातचीत के सारे चैनल ओपन किए गए हैं। आपको भी पता है और हम कई बार जिक्र कर चुके, जो अभी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुआ है सी वोटर का, उसने आधी से ज्यादा सीटें इंडिया को दी हैं, उस इंडिया ब्लॉक को, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस को दी हैं। आधी से कम सीटें बीजेपी को आ रही हैं, और बीजेपी वहां, आप सोचिए पिछली बार जो एनडीए था उसने 39 में से 39 सीटें जीती थी। तो अभी जब एक एक सीट की बात, 40 में से वही 40 में से 39 सीटें जीती थी, तो जब एक एक सीट के लिए काम कर रही है बीजेपी, तो वो इतना बड़ा जोखिम कैसे ले सकती है कि लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस को एक साथ लड़ने दे। ये तो उसके स्ट्रेटेजी का, उसकी रणनीति का मुख्य पार्ट होगा कि ये अलायंस किसी तरह से ब्रेक हो, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये बीजेपी ऐसा चाहेगी, और ये एक बार्गेनिंग चिप नीतीश कुमार के हाथ में है। वो इसी बात पर बात कर सकते हैं कि भाई मजबूरी आपकी है, लोकसभा चुनाव में अगर हमारी सीटें कम हो जाएंगी तब भी हम मुख्यमंत्री रह सकते हैं, आपकी कम होगी तो आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इस बात को 2014 में 2 सीटों पर आ गए थे नीतीश कुमार, तब भी मुख्यमंत्री रहे थे, बन गए थे, उन्होंने वापस बन गए। जी, तो 2 सीटों पर जी
मजबूरी बीजेपी, जरूरत बीजेपी की है। अभी लोकसभा चुनाव में दाव पर बीजेपी का है ना, प्रधानमंत्री का पद दाव पर है ना, मुख्यमंत्री का पद तो दाव पर जी। है नहीं। तो जो बार्गेनिंग करनी है बीजेपी करेगी, और नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं। और आप देखिए, ये आपने बिहार की 2 सीटें बताई, तो कुछ और सीटें हम आपको बता दें जिस पर इस तरह की रणनीति बनी है। जी। जो मधेपुरा लालू यादव की सीट हो गई, गोप की सीट हो गई, नालंदा नीतीश कुमार की सीट हो गई, इसी तरह से बारामती शरद पवार की सीट है। और वहां जी। वहां सबके कार्यक्रम लग रहे हैं। वित्त मंत्री जाकर के 4 दिन बैठी थी वहां, और वहां से मंत्रालय हम्म। चला था, और ये कोशिश है कि किसी तरह से बारामती में इस बार शरद पवार को हराना है चुनाव। जो फिफ्डम है, जो उनका डेन है, हम्म। जो आज तक जो नहीं हारा गया है, वो सीट तय की है कि किसी तरह से हराना है। छिंदवाड़ा सीट, जहां से 9 बार कमलनाथ और उनका बेटा और उनकी पत्नी सब जीते हैं, उस सीट को टारगेट किया गया है कि उस सीट पर किसी तरह से हराना है। अभी जी। जब झारखंड गए अमित शाह, तो उन्होंने 2 सीटें जो हारी है बीजेपी, उन दोनों सीटों का टास्क दे करके आए वो, कि किसी तरह से साहेबगंज और चाईबासा पूर्वी सिंहभूम सीट जीतना है। जो पूर्वी सिंहभूम जी। सीट, जो फिफ्डम है, जो डेन है, मतलब जिसको किला बोलते हैं, किला है मधुकोड़ा का, उस किले को ध्वस्त करना है, चाहे किस तरह से करना पड़े। चाहे गीता कोड़ा जी। को बीजेपी में ले आना पड़े, या कोई दूसरा उपाय करना पड़े। इसी तरह से राजमहल संथाल की वो सीट है, जहां इनको शिबू सोरेन के रहते जेएमएम को हराना मुश्किल है, वो सीट जीतना है। पश्चिम बंगाल में किस तरह से मुर्शिदाबाद और मालदा में बीजेपी जीतेगी, इसकी रणनीति है। तो पूरे देश में हर राज्य में 2-2, 3-3, 4-4 सीटें ऐसी हैं जहां विपक्ष आज तक नहीं आ रहा है। उन सारी सीटों की पहचान की जा रही है, और उन सीटों पर बीजेपी किस तरह से जीतेगी, इसकी रणनीति, इसकी योजना पर काम कर रही है बीजेपी। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ज्ञानेश्वर जी। अपने यहाँ बिहार जी। में इसको लेकर के उतनी चर्चा नहीं हुई होगी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, दोनों जगह अभी विधानसभा चुनाव में यही काम किया अमित शाह ने। तीनों जगह जहां जीते हैं, सबसे पहले उन्होंने ऐसी सीटें आइडेंटिफाई की जहां बीजेपी नहीं जीतती है, कभी नहीं जीतती है, 3 बार से या 4 बार से 5 बार से हार रही है। और उन सीटों पर अपना सबसे मजबूत उम्मीदवार उतार दिया, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, लोकसभा का सदस्य हो, चाहे जो सबसे मजबूत है, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हो, वैसे आदमी को उतार दिया उस सीट पर। तो वहां जो जीतिएगा आप, वो आपका बोनस होगा। जिस सीट पर आप जी। पिछली बार बिल्कुल। हारे थे, उससे पहले भी हारे थे, अगर उसमें से आप 10-20% भी जीतते हैं, तो आपका बोनस होगा वो। तो पूरे हम्म। देश की पॉलिटिक्स में बीजेपी ऐसी सीटें आइडेंटिफाई कर रही है 50 के करीब, जहां वो नहीं जीतती है। अब उस 50 के जी। अगर 20% भी सीट जीत ले, 10 सीट भी जीते, तो बोनस है उसका। तो ये पॉलिटिक्स बिल्कुल। बीजेपी कर रही है, और बहुत बहुत होशियारी की पॉलिटिक्स है। उस हिसाब से बिहार हम्म। में ये दो सीटें बीजेपी ने आइडेंटिफाई की है। इससे एक मैसेज भी बनता है। लेकिन 2-1 सीट जीतने की जहां कोशिश हो रही है, वहां बिहार की 40 सीटें बीजेपी दांव पर नहीं लगा सकती है। इस बात को समझने की जरूरत है, और यही बार्गेनिंग चिप नीतीश कुमार के हाथ में आ जाती है। तो चलिए, बार्गेनिंग चिप अब भी नीतीश कुमार के हाथों में है, और यदि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बने रहना है, तब भी नीतीश कुमार की जरूरत है। और बिहार में बीजेपी को यदि 40 में 39 हासिल करना है, तो भी नीतीश कुमार की जरूरत है। बस खतरा बिल्कुल। एक जुबान से है कि कहीं जुबान भटक न जाए, और फिर उसका संदेशा कहीं गलत न जाए। तो क्या होगा आगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। अजीत द्विवेदी जी के साथ चर्चा करते रहेंगे हम लोग। तो चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव श्री को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।